हेलो हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल बेटा? आई एम ऑडिबल, विजिबल, खुश रहो। आई एम ऑडिबल बेटा, सुन पा रहे हो ना? देख पा रहे हो? नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है, तो इस जर्नी की आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं बस इतना बोलूंगा, इस जर्नी में अगर जुड़ रहे हो तो पूरे फेथ के साथ जुड़ना। ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि सर 360 पॉसिबल है। मैं कहूंगा यार बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आप एक बार स्ट्रेटेजी देख लो कि हम लोग किस तरीके से चलना चाह रहे हैं, चलने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं 2 मिनट 1 मिनट लूंगा मुश्किल से और मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट प्लानर दिया है आपको, एग्जैक्ट प्लानर फॉलो होगा, एग्जैक्ट प्लानर फॉलो होगा। ठीक है, एक आध लेक्चर कभी किसी का हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो मुझे लगता नहीं है ऊपर नीचे होगा। एग्जैक्ट प्लानर फॉलो होगा, कहीं हो सकता है उस प्लानर से, ठीक है, जैसे 13 तारीख लास्ट डेट दे रखी है, इसको 10 तारीख मतलब 13 से 14 नहीं होगी, 13 से 10 तारीख हो सकती है। क्लियर है? एंड डेट क्लियर है बिल्कुल। हाँ, सब कुछ अगर क्लासेस चलती रही जैसी हैं वैसे ही, ठीक है, जिसमें कोई बीमार ना पड़े, बस। क्लियर है? हाँ, एक शर्त है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंड डेट क्लियर है आपको? ठीक है, बाद बाकी का हम लेके कैसे चलेंगे मैं बता दूं आपको। जितने लेक्चर हमने दे रखे हैं उतने ही रहेंगे। आपको पूरा बेसिक से कराने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। मतलब तुम खुद कहोगे आज पहला लेक्चर है, जो लेक्चर मेरा पहला होता है वही मेरा लास्ट लेक्चर होता है, ये आप जानते हो शुरू से। ठीक है, सेम रिदम होगी, सेम स्पीड होगी, बल्कि इससे और हम लोग बेटर डेप्थ में लेकर के कंसेप्चुअल लेके चलेंगे। एनसीईआरटी हम छोड़ने वाले नहीं है, लाइन वाइज लाइन। क्लियर है? पीवाईक्यू मैक्सिमम मैं कवर कर दूंगा लेक्चर के अंदर, एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर कर दूंगा लेक्चर में। एक नई चीज मैंने ऐड ऑन की है इस बार, इसमें कुछ नया ऐड किया है मैंने। यस, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी का एकदम एक्सट्रैक्ट निकाल करके दूंगा आपको। ठीक है, जो आप भूलते हो एनसीईआरटी में, जो डेटा है और जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, या आप जो भूल जाते हो, एक्चुअल में आपको वही रिवीजन करना है। सो जो आज जितना भी पढ़ा रहा हूं, इसका अगर मैं कहूं तो ओनली एक पीपीटी निकल के आएगी। अगर मैं बहुत प्रॉपर लिखूंगा उसको, मैंने थोड़ा स्कैटर्ड कर दिया है, तो 2 पीपीटी में कर दिया है, मतलब 4 डेटा मैंने अलग पीपीटी में लिख दिए हैं। बाद बाकी का एक पीपीटी में पूरे लेक्चर का एक्सट्रैक्ट है, लास्ट में मैं दूंगा तो मैं हमेशा लेक्चर एंड करने के बाद। फिर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कराऊंगा और पीवाईक्यू में इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। आप बताओ, आपका पीवाईक्यू अगर हो रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप पर पूरा भरोसा है। यस, अगर तुम विश्वास करते हो तो मूर्ति में भी भगवान है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। ठीक है, आप कितना बिलीव करते हो उस चीज के ऊपर। अगर आप बिलीव करते हो कि आप डॉक्टर बनोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, डाउट है, तो कभी कभी 1% डाउट 100% डाउट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमेशा बोलता हूं अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपके जा रहा है कि यार इस बार एक सीट मेरी पक्की है, पर अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वो अंदर सोच ले कि यार ये स्टैंडर्ड है, ये तो फोड़ दूंगा मैं, 100% मेरी एक सीट पक्की है, तो नेचर भी आपका सपोर्ट करती है, तो आपकी एक सीट पक्की ही होगी, आप देख लेना आप। ठीक है, हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, उसमें 360 के अराउंड आपके मार्क्स आएंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। हाँ, कुछ बच्चों का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका गलत हो जाता है, या पेपर में डिले हो जाता है, कभी देर से पहुंचते हैं, फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो एक केस अलग है। पर तो मैं क्वेश्चन सारे मिलेंगे, स्पीड हम आपकी बढ़ा देंगे। ठीक है, जिसमें पर डे आपको असाइनमेंट मिलेंगे और सम लेवल के असाइनमेंट आप देखना आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा असाइनमेंट का क्वालिटी क्या है। और हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होने वाला है, हर चैप्टर के बाद, जिससे चैप्टर में कमांड अच्छी हो जाए। फिर हम कई चैप्टर को, यानी 6 चैप्टर का क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लेंगे आपके, 2 11 2 12, और फिर आपके फुल मॉक टेस्ट भी इसमें लेंगे, जिससे कि एकदम मतलब 360 बोला तो 360। और बात आती है टाइम की, सर क्या मैक्सिमम टाइम इसमें देना पड़ेगा? नो बेटा, 1 घंटा 30 मिनट हमने टाइम रखा है, पर किसी किसी दिन 45 मिनट भी हो सकता है। पहला लेक्चर है तो पहला तो 45 ही होगा। क्यों होगा मैं बता दूं, क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ टाइम आपका डिस्कशन भी जाता है। ठीक है, अब बात आती है नोट्स की। क्या सर मुझे नोट्स बनाने हैं? नो, आपको नोट्स नहीं बनाने। एग्जैक्ट मैं नोट्स बनाकर लेकर के आया हूं, मतलब नोट्स आपको प्रिपेयर्ड मिलेंगे, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में। राइटिंग एकदम सुपर मिलने वाली है, आपको ऐसा नहीं लगेगा सर समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में आपको खुद बना के दे रहा हूं, वो आपको नहीं बनाना। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, यानी आपको सिर्फ यहां जो 1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम होगा, बस उसमें फोकस करना है। और मेरी प्रॉमिस है कि मैं याद भी करा दूंगा। ठीक है, बस
अगर बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको भी याद हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पर जिसने एक बार थोड़ा सा पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए बहुत मजेदार है, मतलब मजा आ जाएगा उसको। थोड़ा बहुत भी मतलब पलट रखा है, हल्का पूरा, ठीक है। बाद बाकी का जो रिवीजन करना चाहता है उसके लिए बेस्ट, जो बायो एक बार कर चुका है उसको असाइनमेंट और टेस्ट बेटा देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा आपने कर लिया, सिर्फ इसमें वो चीजें देखो, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट निकाल लो उसका, ठीक है। और जो तुम्हें चैप्टर टिपिकल लगते हैं बस वो देख लो, ठीक है। बाद बाकी का आप फोकस करोगे असाइनमेंट और टेस्ट के ऊपर, बस इतने में काम बन जाएगा, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग डोज है, क्लियर, बिल्कुल सबको एक जैसा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जो बायो कर चुका है, ठीक है, उसको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट या, ठीक है, असाइनमेंट और टेस्ट पर फोकस करना, कि 45 बहुत टेस्ट होते हैं, 45 टेस्ट, मतलब महारत हासिल कर देंगे, ठीक है। पर ये प्रॉमिस है, ये करना होगा, क्लियर है। और जो लोग लेक्चर चाहते हैं, लेक्चर तो मैं देने ही वाला हूं अल्टीमेट लेवल के, ठीक है। बायो आपकी अल्टीमेट लेवल की हो जाएगी, इतना है, ठीक है। तो आज का टारगेट देख लो, टारगेट क्या है भाई? इंट्रोडक्शन पूरा करा दूंगा मैं, एनालिसिस पूरी करा दूंगा मैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करा दूंगा मैं, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ करा दूंगा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के साथ करा दूंगा, कंसेप्ट के साथ करा दूंगा। नोट्स बनाने नहीं है किसी भी बच्चे को, आपको प्रिपेयर नोट्स में दूंगा, यहां जो फाइनली पीडीएफ में निकलेगी वो आपके नोट्स हैं, उसको प्रिंट करा सकते हो। बस एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अपनी एक अलग से पतली सी नोटबुक बना लेना, ठीक है। 10 15 20 पेज वाली नोटबुक होती है ना, उसको बना लेना। उसमें एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एक चैप्टर 2 पेज 3 पेज, बस 2 पेज हार्डली, ठीक है। 3 क्लासें होंगी तो 3 पेज, ठीक है। एक क्लास का 1 पेज, बस समझ गए ना मेरी बात? तो पतली सी कॉपी में पूरी एनसीईआरटी एकदम एक्सट्रैक्ट निकाल के दे दूंगा मैं, ओके। नहीं बेटा मत बनाओ नोट्स, ठीक है। नोट्स ये ठीक है, बस मैं एक्चुअल मेरा प्रॉपर क्या है मैं बता दूं। आप नोट्स बनाने में ध्यान लगाओगे तो मैं याद कराना चाहता हूं, समय उतना है जिसमें मैं याद ही करा दूं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नहीं, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये समझो कि आपको नीट में ही सीधे उसको उगलना है। बस आपको असाइनमेंट लगाने हैं और टेस्ट देना है, बस इस पर फोकस करो, असाइनमेंट और टेस्ट। मैं पर डे रिवीजन भी लूंगा, मैं पर डे जो आज पढ़ाऊंगा कल रिवीजन कराऊंगा, आज पढ़ाऊंगा फिर रिवीजन कराऊंगा, यानी एक लेक्चर बैक जाकर के रिवीजन। तो कंक्लूड कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पर डे में रिवीजन कराने वाला हूं, क्लियर, बिल्कुल पर डे, ठीक है। आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स में प्रिपेयर करके दे रहा हूं। एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट में निकाल के दे रहा हूं आपको नहीं करना, ठीक है। पीवाईक्यू में लगा रहा हूं साथ में, आपको नहीं लगाने। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन दे रहा हूं, आपको नहीं करनी, क्लियर, बिल्कुल। वैसे मेरे नोट्सों में पूरी एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, तो टेंशन नहीं लेनी। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते कोई जरूरत नहीं है, समझे? आज तरुण सर का क्लास हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है, ठीक है बेटा, हुआ था सुबह तरुण सर का क्लास हुआ था, ठीक है। किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं कर पाया हो तो बात अलग है, ठीक है। अब आपको रेगुलरली सुबह 8 बजे, ठीक है, बॉटनी, और सुबह 10 बजे जूलॉजी ज्वाइन करनी है, ठीक है। गारंटी मैं ले रहा हूं कंसेप्ट के साथ, क्लियर है, बिल्कुल। चलो, तो टारगेट समझ में आ गया, टारगेट क्या है आज आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं, अब समझ में एकदम फोकस करो सारा का सारा। अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं बेटा, तो डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल एनसीईआरटी पूरी छाप दूंगा दिमाग में। मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन, भाई बायोमोलिक्यूल, बायो मतलब लिविंग की बात चल रही है, बायो मतलब किसकी बात चल रही है? लिविंग की बात चल रही है, ठीक है। बायो मतलब बेटा लिविंग की बात चल रही है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स। तो रटने की जरूरत नहीं है, बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स, बायोमोलिक्यूल। या ऐसे भी कह सकते हो, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स। भाई या तो प्लांट है तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, CO2 ले रहा है, ठीक है, वाटर नीचे से ले रहा है, ठीक है, तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एनिमल है, एक ने दूसरे को पकड़ के खा लिया, इंगल्फ कर लिया, तो बाहर से वो ले रहा है, ठीक है। तो इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक,
ठीक है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हो हम लोग खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी सिंथेसाइज तो नहीं करते, हम जैसे कहीं से लेते हैं, ठीक है। नॉट सिंथेसाइज बाय सेल, सेल लेती है भाई, जैसे प्लांट अर्थ से ले रहा है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हम मिनरल्स बाहर से ले रहे हैं, हम प्रोड्यूस थोड़ा ना कर पाते हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं बायोमोलिक्यूल्स को। बिल्कुल मैं याद कराता चलूंगा कई बार, मल्टीपल, मतलब लेक्चर के साथ साथ मैं 4-5 बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जो सेल बना लेती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जो सेल बनाती तो नहीं है पर लेती है। प्लांट सेल नीचे से लेते हैं, एनिमल सेल एक दूसरे से लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाय सेल, नॉट प्रोड्यूस बाय सेल, बस सिंपल सी बात है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ बस नोट्स आपको प्रिपेयर मिलेंगे, नोट्स आपको प्रिपेयर मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो इन बायोमोलिक्यूल्स को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की लाइन लेके चल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की लाइन लेके चल रहा हूं मैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हम जानते हैं हमारे बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत तगड़ी डाइवर्सिटी है, ये तो पता ही है आपको। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड, भाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या इज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स, यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की बात चल रही है, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड के मिलने से बनते हैं? अब एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स एटसेट्रा, और अर्थ क्रस्ट का हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल लिया, अर्थ क्रस्ट का सैंपल लिया, और एक बार एनालिसिस करके देखते हैं क्या वाकई में दोनों के अंदर सिमिलरिटी मिलती है, देखते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको मैं भी रोकता हूं, एक बेसिक सी बात बताता हूं मैं कि कैसे हम, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि एक्चुअल में आप जानते हो नीचे क्या है? अर्थ। भाई नीचे क्या है? अर्थ। चलो उसे दिखा देता हूं, ठीक है। प्लांट के रूट कहां होते हैं? अर्थ के अंदर होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई एनिमल है, अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं, समझना मेरी बात, एनिमल की बात कर रहा हूं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, मैं उन एनिमल की बात कर रहा हूं जो फूड चेन पर डिपेंड है, फूड चेन पर डिपेंड है, समझ रहे हो? अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, फूड चेन पर डिपेंड है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन एनिमल्स की बात करूंगा, ठीक है, तो ये एनिमल्स या तो एनिमल्स को इंटेक करेंगे फूड चेन के अंदर, या ये प्लांट को इंटेक करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। हर्बीवोर्स होंगे, प्लांट खाएंगे, और कार्निवोर्स होंगे, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा। फिर एनिमल की क्या होगी? डेथ। डेथ होने के बाद ये एनिमल सॉइल में ही क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा, सॉइल में ही क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा, ठीक है। जब सॉइल में ही इसकी डेथ के बाद डिके होगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर इसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये अर्थ क्रस्ट है मान लो, अर्थ क्रस्ट में ही डिके हो जाएगा, तो इसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं यहां पर, और यहां से ये वापस एब्जॉर्ब होकर के बेटा कहां जाएंगे? प्लांट के अंदर जाएंगे, ठीक है। साथ में वाटर भी प्लांट के अंदर जाएगा, H2 भी प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? आप जानते हो फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट क्या काम करती है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी एटीपी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है। अब प्लांट क्या काम करते हैं? बाहर से लेते हैं CO2, ये स्टोमेटिक थ्रू अंदर गई, ये अंदर गई, CO2 अंदर आई। अब समझना मेरी बात,
प्लांट इज CO2 और नीचे से क्या ले रहे हैं H2O। H2O यहां से आया, समझना। और इस ATP का यूज करके क्या बनाएंगे C6H12O6, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहां से ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। यानी प्लांट कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर, CO2 बाहर से लेकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिके अर्थ क्रस्ट से ले रहे हैं। क्लियर है? तो चीजें समझ नहीं रहे हो, घूमी तो रही हैं भाई, यहां से चीज यहां जा रही है, यहां से फिर कहां आ रही है, एनिमल्स के अंदर आ रही है, एनिमल्स से कहां जा रही है, वापस डिके होकर के फिर अर्थ क्रस्ट में जा रही है। यानी ये साइकिल चल रही है, ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि वाकई में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है और लिविंग सेल्स हैं, उसमें इनका जो कंपोजिशन है क्या सिमिलर होता है? आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सिमिलर ही तो लग रहा है भाई। एनिमल डिके होने के बाद अर्थ क्रस्ट में मिल जाएगा, नहीं कहते हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है लास्ट में। ठीक है, वही तो हो रहा है, मिट्टी में मिल रहे हैं, अगेन प्लांट, फिर अगेन साइकिल चल रही है। यानी एनसीईआरटी कहना चाह रही है यहां पर कि अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, दोनों के कंपोजिशन की, तो एनसीईआरटी ने एक टेबल बना के समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा भाई इसमें भी मिलते हैं और अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं। ठीक है, हाँ, पर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये मोस्ट अबिंडेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होते हैं, लेस होते हैं। जबकि अगर मैं सिलिका की बात करूं, सिलिका लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेग्लिजिबल होता है, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, यस, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं और निकाल दो दिमाग से। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो बोल रहा हूं बता रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया कि अगर मैं एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स की बात कर रहा हूं, अर्थ क्रस्ट, जमीन का क्रस्ट का एक भाग ले लिया मैंने। ठीक है, दोनों की एनालिसिस कर रहा हूं, एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होंगे यहां पर? मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज्यादा होंगे यहां पर, समझना मेरी बात। जबकि यहां पर क्या होंगे? लेस होंगे, बहुत कम, लेस। अर्थ क्रस्ट के अंदर बात चल रही है। जबकि अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी बोल रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात कर रही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, अच्छा नहीं, ठीक है, अगर मैं तीनों की बात करूं, ठीक है, ये तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, इसके अलावा जितने भी हैं, तो दोनों के अंदर लगभग प्रेजेंट होंगे भाई। कार्बन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी सेम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां पर भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, जो एनालिसिस करके दिखाई ना उन्होंने, एटसेट्रा, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, इसमें भी प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ठीक है, दोनों में चीजें सिमिलर हैं, पर कुछ चीजें यहां ज्यादा हैं, पर कुछ चीजें यहां ज्यादा हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन मोस्ट अबिंडेंट होता है कहां पर बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाँ, अर्थ क्रस्ट में कंपैरेटिव लेस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिलिका, ठीक है, सिलिका SI, भाई एनिमल सेल में सिलिका का काम क्या है? ठीक है, नेग्लिजिबल। अगर मैं सिलिका की बात कर रहा हूं तो सिलिका यहां पर क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। बट यहां पर सिलिका बहुत ज्यादा होगा, मोस्ट अबिंडेंट होगा। बस ये ध्यान रखना, मोस्ट अबिंडेंट क्या, कौन सी चीज कहां पर होती है? मोस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं एक अलग से बिल्कुल नोट्स बना के दे रहा हूं। नोट्स बनाने ही नहीं है, आपको एकदम नोट्स प्रिपेयर करके एनसीईआरटी के हिडन कंसेप्ट निकाल के दूंगा। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा दोनों जगह सेम होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन यहां पर मोस्ट अबिंडेंट होंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा वो, यहां पर मोस्ट अबिंडेंट होंगे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जबकि अगर सिलिका की बात करता हूं तो सिलिका यहां पर मोस्ट अबिंडेंट होगा। ठीक है, यहां नेग्लिजिबल होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? माइक्रोब्स क्या होते हैं? कोई नहीं बेटा, माइक्रोब्स का मतलब है, ठीक है, आप जीवाणु बोल सकते हो इनको, हिंदी में, हिंदी का बच्चा हो सकता है ये। ठीक है, माइक्रोब्स बेटा बैक्टीरिया, वायरस, जो जीवाणु होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जिनका साइज होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, माइक्रोमीटर में साइज होता है, जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, वो सब माइक्रोब्स हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल।
तो मोस्ट भाई तभी तो माइक्रोब्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक क्लियर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। क्लियर बिल्कुल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना। तो ये सब की हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ क्रस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग है। अर्थ क्रस्ट का मतलब है अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, धरती का जो पृष्ठ है, नीचे का ऊपरी भाग जो, ठीक है, उससे हमने एक सॉइल सैंपल ले लिया, उसमें हमने एनालिसिस किया। कैसे किए पूरी बताऊंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं मतलब एनसीईआरटी क्यों बोलना चाह रही है कि लगभग चीजें सेम होती हैं। कुछ चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती हैं, तो कुछ अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होती हैं, बस साइकिल चल रही है। क्लियर बिल्कुल, चल बहुत बढ़िया, एक बात तो समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक टेबल बना के दे रही है। इस टेबल को आप कोशिश करना याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। पूरी टेबल याद नहीं करनी है। पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा डेटा चेंज था। हाइड्रोजन को पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है, यहां 9.5, ठीक है, या इस तरीके से डेटा चेंज 9.5 दे रखा है। नई एनसीईआरटी में 0.5 कर दिया है, थोड़ा चेंज कर लेना। नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है, समझे। लव यू टू बेटा, ठीक है, तुम जितना प्यार करते हो ना, ठीक है, बस कोशिश करता हूं कि तुम्हारे उसके लायक बना रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। वापस आ जाओ। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे लास्ट में आएगा, SI सबसे लास्ट में आएगा, जिसमें मैंने बताया अर्थ क्रस्ट में सिलिका मैक्सिमम होता है, यहां पर नेग्लिजिबल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेटा जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है, याद तो मैं करा दूंगा। मैंने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में इसको डाल दिया है। अब मैं दिखा दूं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में क्या डाला है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट साथ साथ लेके चल रहा हूं, पहले कंप्लीट कर दूं उसको, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन को एनसीईआरटी ने कंपैरिजन किया है हाइड्रोजन और कार्बन का, बस। तो कंपैरिजन में क्या कहा है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने कहा है हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंपैरेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, यहां कंपैरेटिव कम होते हैं। क्लियर बिल्कुल। अगला एनसीईआरटी कह रही है कि सिलिकॉन यहां ज्यादा होता है, यहां नेग्लिजिबल होता है, बाद बाकी का तो आप देख ही रहे हो, सब चीजें सब जगह मिल रही हैं। नाइट्रोजन आप जानते हो, ठीक है, सॉइल में, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है, तभी तो, ठीक है, नाइट्रोजन हमें मतलब डालने पड़ती है। कई एनिमल्स नाइट्रोजन के लिए एनिमल को भी खा जाते हैं, मतलब उसको इंसेक्टिवरस प्लांट सुने होंगे आपने, ठीक है। एक नाइट्रोजन का भी केस आप याद रख लो, ये तो पता होता है बच्चे को, ठीक है, फिर भी, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, बस इतना याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। ट्रिक मैं बता दूं, उसकी ट्रिक मैंने वहां पर अप्लाई की है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के अंदर। कैसे याद रहेगा, मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट साथ साथ दिखाता चल रहा हूं आपको। एनसीईआरटी का बिल्कुल मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल के रख दिया है, ठीक है। जो आपको याद रखना है, जो भूलोगे बस वो चीजें। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन, हाइड्रोजन मोस्ट अबिंडेंट, अर्थ क्रस्ट के अंदर लेस होंगे, सिलिका नेग्लिजिबल होगा, यहां मोस्ट अबिंडेंट होगा। एनिमल का आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल वो पॉइंट जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे OCHN एक कैल्शियम, सिलिका, सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। सिलिका भी डाल सकते हो आगे, सिलिका भी डाल सकते हो, ठीक है। कैसे याद रखना है, ठीक है, समझना। OCH, CH एक नाम है, OCH, ठीक है, N के से सोडियम मांग, भाई मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, जो याद रहे करे, ठीक है। वो ही खबर नहीं है, ओ सुनियो, ठीक है, ओ रमेश, ओ सुरेश कहते हैं ना अब गांव में अपने क्षेत्रों में। तो भाई मुझे लगा तो मैंने बना दिया एट रैंडम, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है। OCH, 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 NK से सोडियम मांग, OCH, NK से सोडियम मांग। सिलिका आपको याद रखना है तो सबसे लास्ट में सिलिका आता है, आपको पता ही रहेगा। OCH, NK से सोडियम मांग, ठीक है। मैं भाई एक्सपेरिमेंट लगा रहा हूं तो मैंने एक आवाज लगाई, OCH, NK से सोडियम मांग, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, सोडियम चाहिए मुझे, नहीं आया क्या। OCH, NK से, अच्छा ये N है, सोडियम नहीं है। OCH, हाँ, NK से सोडियम मांग, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, समझ रहे हो। कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिका, मतलब
समझ रहे हो? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, कोई नहीं, ठीक है, लिख गया होगा, ठीक है। तो OCH भाई OCH NK, सी मतलब मैं इसको सी बोल दिया, NK से भाई, NK से NK नेम हो गया, NK से OCH, CH नाम है और NK नाम है, OCH NK से सोडियम मांग, ठीक है, Mg, ऐसे याद रहेगा यार। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होगा, तो इतना समझ में आ जाएगा। OCH NK से सोडियम मांग, सिलिका तो लास्ट में होता ही है, क्लियर है? तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, समझा मैं उधर दे रहा हूं, ट्रिक जो भी होंगी मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में ही डालूंगा सब कुछ। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का मतलब है फाइनल टाइम रिवीजन आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का करना है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, क्या चीज ज्यादा है क्या कम है, इस पर सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फाइनल में आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आती है, ठीक है, मैं किस बेस पर बोला ये भाई, एनालिसिस मैंने कैसे की, मैंने कैसे निकाला कि एक्चुअल में ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो मेथड यूज किए हैं। एक फ्रैक्शन मेथड है जिसमें मैं ऑर्गेनिक चीजों को आइसोलेट करूंगा, निकालूंगा, ठीक है, उसकी एनालिसिस करूंगा। और एक मेथड यूज करूंगा जिसमें मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आइसोलेट करूंगा, निकालूंगा, ठीक है। एश मेथड होता है, डिस्ट्रक्शन मेथड होता है। तो एक फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा, एक डिस्ट्रक्शन मेथड। फ्रैक्शन कौन समझते हो? जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है, आप एक पानी ले लो, ठीक है, एक कोई तेल ले लो, ऑयल, दोनों को मिक्स करो, डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। जब छोड़ दोगे ना तो पानी की लेयर अलग होगी और ऑयल की लेयर अलग होगी। मैं फ्रूट जूस निकालता हूं, चुकंदर का जूस निकालता हूं, ठीक है, उसको, या अनार का जूस निकालता हूं, ठीक है, थोड़ा पानी डाल देता हूं तो अच्छे से उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। थोड़ी देर में अपने ग्लास के उसमें रख देता हूं तो उसमें लेयर्स बन जाती हैं भाई, नो डाउट प्लांट्स के अंदर सब चीजें होती हैं, तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। अब उन लेयर्स को अलग करना, इट इज अ फ्रैक्शन मेथड। समझ में आया? फिल्ट्रेशन, ऊपर की लेयर को फिल्टर कर लूंगा, अलग कर दूंगा, सेकंड लेयर आ जाएगी, उसको फिल्टर कर लूंगा, अलग कर लूंगा, इट इज अ फ्रैक्शन मेथड। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू मैं हर चीज को अलग अलग कर सकता हूं, क्लियर है? कुछ चीजें मेरी उसमें रह जाएंगी, वो फिल्ट्रेट है, नहीं आया क्या, सॉरी वो रिटेंटेट है, जो नीचे आ गई मेरे बीकर के अंदर फिल्टर हो गई, फिल्ट्रेट में आ गई, ठीक, छन्नत में आ गई, नीचे फिल्ट्रेट में आ गई, फिल्ट्रेट है, जो रह गया वो रिटेंटेट है, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड में एनसीईआरटी ने दो की बात की है, एक तो उन्होंने मतलब ग्रीन लीव्स ले ली हैं, ठीक है, हाँ, फ्रेश लीव्स ले ली हैं। एक उन्होंने एनिमल सेल में लिवर उठा लिया है, क्योंकि लिवर इज अ स्टोर हाउस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एट फूड एटसेट्रा, सब कुछ यहाँ स्टोर होता है। तो इससे आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां उन्होंने एनसीईआरटी ने, मैंने डायग्रामेटिकली चीज दिखा रहा हूं तो तुम्हें दिमाग में छप जाए, ठीक है। ये तो फ्रेश लीव्स ले लिए इन्होंने और एक लिवर सेल ले लिए, लिवर सेल्स ले ली। अब ये आप जानते हो एक मोटार और एक पिस्टल होता है, ठीक है, मैं अक्सर कर बोलता भी हूं, मोटार एंड पिस्टल, ठीक है। इसमें आपने चीजें डाली, पुराने जमाने में नहीं, जो देखे होंगे आपने, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते थे, जड़ी बूटियों का काम करते हैं, ठीक है, जब तुम आयुर्वेदा में जाओगे तो वो लीव्स को डालते हैं, कूटते हैं, खल्लड़ कहते हैं हिंदी में, से खल्लड़ याद रखो, ठीक है। हाँ, मोटार एंड पेस्टल मतलब एक तरीके से खल्लड़ है, ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको एनसीईआरटी का लैंग्वेज, मोटार पेस्टल, मोटार और पेस्टल, मोटार और पेस्टल। मोटार पेस्टल में आप ये भी यूज कर सकते हो, मोटार पेस्टल में आप समझना, मोटार पेस्टल में आप फ्रेश लीव्स भी डाल सकते हो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी लगाया था इसका। और मोटार पेस्टल में आप एनिमल सेल भी डाल करके क्रश कर सकते हो। अच्छे से क्या करोगे, इसकी क्रशिंग करोगे, ठीक है, क्रशिंग कर दोगे, अच्छे से इसकी स्लरी बनाओगे, ठीक है, क्रशिंग कर देते हैं, क्रशिंग कर देंगे, ठीक है। क्रशिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, सूखी लीव या इनको तो नहीं डालोगे, एक सॉल्वेंट डालोगे। अब इस पर क्वेश्चन आता है, तुम भूलते भी हो, ठीक है, मैं बच्चों से पूछता हूं कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो यहां सॉल्वेंट यूज करते हैं, शीशी है मेरे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की शीशी में से कुछ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कहां डालूंगा, इस खल्लड़ में, समझ रहे हो, इस मोटार पेस्टल के अंदर, क्लियर है बिल्कुल, इसमें अप्लाई करूंगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको ऐड कर दूंगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस पर क्वेश्चन आएगा, क्या मिलाते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, मिला दिया हमने, यही क्वेश्चन पूछेगा। मिलाने पर खूब अच्छे से ग्राइंड करने पर आपको एक चटनी बन जाएगी, इसको सिलरी बोलते हैं, एक चटनी बन जाएगी, देखा होगा घर पे भी मम्मी को, ठीक है, एक खल्लड़ उस पर, ठीक है, हाँ, बना चटनी बनाते हुए, सिलरी बनाते हुए,
आपको सिलरी मिल गई। क्लियर है? हाँ, आपको सिलरी मिल गई। सिलरी मिल गई मतलब एक तरीके की चटनी मिल गई, पेस्ट मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, पेस्ट मिल गया, सिलरी मिल गई आपको। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आएगा कि फ्रैक्शन मेथड में आप फ्रेश लीव्स भी ले सकते हो, एनिमल सेल भी ले सकते हो, मोटार पिस्टल में डाल करके अच्छे से क्रशिंग करोगे। सॉल्वेंट कौन सा डालोगे आप? यहां पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालोगे तो सिलरी मिलेगी। अब मैं फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर रहा हूं, यानी एक फनल लूंगा, मैं एक फनल लूंगा, एक बीकर लूंगा, फनल रखूंगा, उसमें इसको फिल्टर करूंगा। सिंपल सी बात है। ये मैं रूटीन में रोज करता हूं, पर डे वेजिटेबल जूस बनाता हूं तो यही करता हूं मैं। ठीक है, अच्छे से उसकी ग्राइंडिंग करता हूं। ग्राइंडिंग करने के बाद एक चलनी है मेरे पास अच्छी सी, उसमें डाल करके उसको फिल्टर करता हूं। कुछ मुझे नीचे मिल जाता है, कुछ ऊपर रह जाता है। ऊपर रह गया वो रिटेंटेट है, नीचे पहुंच गया वो फिल्ट्रेट है। सिंपल सी बात है। तो मैंने एक चलनी ली, एक फनल ली। ठीक है, फनल में कॉटन या एक पेपर आता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, वॉट्समैन फिल्टर पेपर भी होता है। ठीक है, उसको लगा दो आप। ठीक है, या कॉटन लगा दो और सिलरी को अच्छे से उसमें डालो। ठीक है, हाँ, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से डालो तो नीचे बीकर के अंदर कुछ चीजें क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, कुछ ऊपर रह जाएंगी। ऊपर रहेगी वो रिटेंटेड है। रिटेंटेड का मतलब है उस एसिड में जो सॉल्युबल नहीं था वो ऊपर रह गया, या बड़े मॉलिक्यूल थे वो ऊपर रह गए। ठीक है, हाँ, जो छोटे मॉलिक्यूल थे या एसिड में सॉल्युबल थे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, कौन सा जरा बोलो एक बार, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल था वो नीचे आ गया, वो क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल। जो नीचे आ गया वो क्या होगा, वो माइक्रोमोलिक्यूल होगा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बड़े मॉलिक्यूल और छोटे मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात, एक बीकर लगाया, ठीक है, उसमें एक हमने, ठीक है, फनल लगाया, कॉटन लगा दी, नीचे से निकल ना जाए, और फिल्ट्रेशन चालू कर दिया, सिलरी डालनी चालू कर दी, तो मुझे कुछ नीचे फिल्ट्रेट मिला, कुछ रह गया, भाई मोटा मोटा ऊपर रह जाएगा जितना भी, वो रिटेंटेट है, नीचे फिल्ट्रेट है। अब क्वेश्चन आएगा कि फिल्ट्रेट में क्या होता है, रिटेंटेट में क्या होता है, मैक्रो क्या होता है और माइक्रो। एनसीईआरटी ने मैक्रो माइक्रो को आगे एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसको आगे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को कंसेप्ट समझाते हुए। ठीक है, तो पहले समझो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होगा वो क्या है, फिल्ट्रेट है, छोटे होंगे, एसिड सॉल्युबल होंगे। जो एसिड सॉल्युबल नहीं थे वो ऊपर रह गए, रिटेंटेट में रह गए, जो मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े साइज के। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई माइक्रोमोलिक्यूल में क्या आएगा। भाई प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, मोनोमर यानी अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड यहां मिल जाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, सिंपल शुगर, ठीक है, मोनोसैकेराइड, तो वो आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, भाई न्यूक्लियोटाइड से या नाइट्रोजनस बेस, समझ रहे हैं, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है, इनसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आपको यहां मिल जाएंगे। पर यहां क्या मिलेगा भाई, यहां मिलेंगे प्रोटीन, बड़े साइज के होते हैं। यस, 10,000 डाल्टन से भी बड़ा साइज होता है इनका। यस, 10,000 डाल्टन से भी बड़ा। न्यूक्लिक एसिड 10,000 डाल्टन से भी बड़ा, समझ रहे हो। कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 10,000 डाल्टन से भी बड़ा साइज, समझना मेरी बात। तो कहां मिलेंगे आपको, रिटेंटेट के अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइंस मिनरल्स कहां मिलेंगे, नीचे, आइंस मिनरल्स नीचे मिलेंगे फिल्ट्रेट के अंदर। पर अब बात जो आती है वो लिपिड पर आती है, क्वेश्चन भी लिपिड पर ही बनता है। लिपिड एक्चुअल में 800 डाल्टन से कम का साइज होता है सिंगल लिपिड का, पर लिपिड सिंगल फॉर्म में रहता ही नहीं है कभी। ठीक है, वो कई लिपिड मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक वेसाइकल्स बना लेते हैं, या लिविंग सेल्स के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाइलिपिड मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बनी होती हैं, वो अकेले रहते ही नहीं है, अकेले साइज छोटा है उनका। ठीक है, 10 मतलब कह सकते हो 800 डाल्टन से भी कम। ठीक है, बहुत छोटा साइज। ठीक है, डाल्टन समझते हो, डाल्टन एक यूनिट है। ठीक है, हम बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको मेजर करने के लिए डाल्टन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझना मेरा। तो अगर मैं बात करता हूं लिपिड, तो सिंगल लिपिड जो उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो अकेले नहीं रहते, समझ रहे हो, हाँ, वो ग्रुप में रहते हैं। तो अकेला का अगर साइज देखूंगा तो वो एक्चुअल में माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, छोटा साइज है, पर कभी भी यहां मिलता ही नहीं है हमें। वो हमें कहां मिलता है, रिटेंटेड में। हमने कहा रिटेंटेड में क्यों मिल रहा है, जबकि इसका साइज तो 800 डाल्टन से कम है, यहां क्यों मिल रहा है। तब पता किया, अच्छा ये अकेला नहीं रहता, ये अपने दोस्तों के संग हाथ बांध के बड़ा सा एक घेरा बना लेता है। अब घेरा तो यहां से निकल ही नहीं पाएगा नीचे, तो हमेशा कहां मिलेगा, वो रिटेंटेड में मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो बनाएंगे मैं लिख दे रहा हूं तेजी से। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आएगा, यहां पर आएगा अमाइनो
एसिड्स। और क्या आएगा माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर जरा बताओ, ठीक है, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, और क्या आएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, और बताओ और क्या आएगा, क्या यहां पर लिपिड आएगा, क्या यहां पर लिपिड आएगा, नहीं आएगा बेटा, समझ रहे हो, आइंस आएंगे यहां पर, आइंस आएंगे, मिनरल्स आएंगे, ठीक है, यहां नहीं आएंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है आइंस एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा यहां क्या मिल रहा है, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, यहां क्या मिल रहा है मुझे भाई, रिटेंटेट है, जितने भी समझना, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हो, हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इनका साइज बहुत ज्यादा होता है, मतलब 10,000 डाल्टन से भी बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ बहुत बड़े होते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं इनके साइज की बात करूं, मैं साइज थोड़ा एक हिंट दे देता हूं, मैं हिंट दे देता हूं, साइज लेस देन 800 डाल्टन, लेस देन 800 डाल्टन होता है। जबकि अगर मैं इनके साइज की बात करता हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं यहां पर, इनका साइज मोर देन 10,000 डाल्टन होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। सर ऐसा क्यों, आपने 800 डाल्टन से कम ये बोला, तो 800 डाल्टन से ज्यादा ये होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 800 डाल्टन से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल काउंट होते हैं, बट एक्चुअल में कई जगह डेफिनेशन जो दे रखी है वो मेजॉरिटी के हिसाब से दे रखी है, कई जगह स्टैंडर्ड दे रखी है, मतलब ठीक है 800 से छोटा माइक्रो, 800 से बड़ा मैक्रो, हाँ 800 से बड़ा या 1000 से बड़ा मैक्रो काउंट कर सकते हो, समझा मेरी बात। पर नेचर में जो मोस्टली जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे सिलेबस में, वो सारे के सारे 10,000 डाल्टन से बड़े हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने दोनों बातें कर दी, एनसीईआरटी स्मार्ट है, दोनों बातें लिख दी हैं उसने, ठीक है, जो मैं आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है ठीक है। तो 10,000 डाल्टन से बड़ा होगा तो 800 डाल्टन से छोटा होगा, तो ये आपको साइज ध्यान रखना है, ये मैं साइज की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, साइज, जो आगे दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, आगे दे रखा है, आगे का मतलब है इसका एक अलग बना दिया है, मैक्रो माइक्रो का एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां क्या होगा, इनके पॉलीमर बना दो, ठीक है। अगर मैं अमाइनो एसिड का पॉलीमर बोलूंगा तो क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन। अगर मैं सिंपल शुगर का पॉलीमर बोलूंगा तो क्या बोलेगा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ध्यान रखना, मैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, समझ रहे हो ना मेरी बात, लिपिड, इतना कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट करने की कोशिश करूंगा, कोशिश, ठीक है, और एकदम याद कराने की कोशिश करूंगा, एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारे दिमाग में छप जाए, ठीक है। बायोमोलिक्यूल अगर तुम्हें थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है ठीक है, अगर थोड़ा बहुत किसी बच्चे को लगता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके एक प्यारा सा, ठंडी का टाइम है, गाजर का हलवा, मतलब एक मूंग की दाल का हलवा बना के तुम्हें खिलाऊं, ठीक है, बस, और इजीली डाइजेस्ट भी करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत करना। तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 2-3 चैप्टर हैं जिनको मैं बहुत मतलब जैसे मतलब जहां मैं दम बहुत ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है। एक एनिमल किंगडम मैं याद कराऊंगा, पूरा एनिमल किंगडम यहीं पर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा ही, क्योंकि मैक्सिमम तेरे क्वेश्चन का वेटेज है उसका, समझ रहे हो, हाँ मैक्सिमम तेरे क्वेश्चन का वेटेज है। एक बायोमोलिक्यूल यही याद कराऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये 3-4 कुछ चैप्टर और हैं, 1-2, ठीक है, ये मेन ऊपर में टॉप पे रखें, इनको तो घुटा करके एकदम समझ रहे हो ना, दिमाग में सेट करूंगा, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, और बाद बाकी कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा बात आती है लिपिड, अब क्वेश्चन भी लिपिड का ही बनेगा, वो जानता है लिपिड। एक्चुअल में अगर मैं लिपिड की बात करूं, तो लिपिड में थोड़ा सा समझना होगा, रिटेंटेड में लिपिड नहीं मिलता, रिटेंटेड में लिपिड वेसाइकल्स मिलते हैं, बड़े बड़े लिपिड वेसाइकल्स, समझाता हूं। लिपिड वेसाइकल्स मिलते हैं यहां पर रिटेंटेड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो मतलब मैक्रो में काउंट हो रहा है, नहीं तो ये क्या है, माइक्रो है, लिपिड माइक्रो है, लिपिड वेसाइकल का साइज बढ़ जाता है। कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा अभी। हाँ, आइंस की बात करते हैं तो आइंस यहां पर नहीं होते, आइंस यहां पर एब्सेंट होते हैं, आइंस नहीं होते। तो इस तरीके से हमें 2 चीजें मिल गई, कुछ हमें फनल के अंदर मिल गई, रह गया रिटेंटेड, कुछ हमें एसिड सोल्यूबल
जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल था वो नीचे मिल गया, सॉल्युबल वाला माइक्रो है, और जो इनसॉल्युबल था, ठीक है, रिटेंटेड में रह गया एसिड इनसॉल्युबल, वो आपके सामने। सारा डाउट जो आता है बच्चे को किस पर आता है? लिपिड पर आता है। तो लिपिड एक्चुअल में क्या होता है? माइक्रो होते हुए भी हमने उसको, ठीक है, कहां रख दिया है? रिटेंटेड में। क्यों रख दिया है ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, अगर आप जानने के इच्छुक हो तो। यस या नो? क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है, कि लिपिड एक्चुअल में होता क्या है। तू टेंशन मत कर, कार्बोहाइड्रेट का एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो लिपिड की अगर मैं बात करूं तो लिपिड में एक लाइन में थोड़ा समझा देता हूं, लिपिड है क्या। लिपिड एक्चुअल में अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन, एस्टर है। कैसे बनता है सर? अब समझो। लिपिड, और ध्यान रखना है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज होती है, लिपिड अलग चीज होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बनते हैं, जबकि लिपिड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यस, और अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। क्लियर है? दोनों ही पॉलीमर नहीं होते, ठीक है। जैसे लिपिड की बात कर रहा हूं तो मान लो CH2OH, CH2OH, ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल नहीं हो गया? आप बताओ, ग्लिसरॉल है ये? एल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर मैं इस एल्कोहल का एस्टरिफिकेशन करना चाहूं, ठीक है, समझना, किसके साथ? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की बात कर रहा हूं तो मान लो HOOC, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन कार्बन की चेन है पूरी की पूरी, एक फैटी एसिड हो गया, बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है। फिर मैं लिख रहा हूं एक HOOC, अल्काइल ग्रुप, एक फैटी एसिड जोड़ूंगा इससे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। भाई यहां से मैंने क्या किया? एक H उड़ाया, यहां से OH उड़ा दिया, समझना, एक H2O निकल गया, तो मोनोग्लिसराइड बन गया। एक और यहां से उड़ा दूं मैं, ऐसे डाइग्लिसराइड बन गया। ऐसे एक और मैं अगर इसमें ऐड कर दूं HOOC, अल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा यहां पर? अब ट्राइग्लिसराइड बन गया। तो लिपिड एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यहां पर एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा? CH2OC डबल बॉन्ड O, अल्काइल ग्रुप, सिंपल सी बात है। CHOC अल्काइल ग्रुप, अगेन CH2OC अल्काइल ग्रुप, ये क्या बन गया? इट इज अ ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बन गया ये बन गया ट्राइग्लिसराइड्स, यस। ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड्स। ये क्या बन गया? तीन ट्राइग्लिसराइड्स बन गया। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? यही होते हैं लिपिड। लिपिड पॉलीमर नहीं होते। पॉलीमर क्या होते हैं? जैसे मोतियों से मिलके बनी हुई माला। मोती क्या है? मोनोमर। एक जैसे मोती भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मोती भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर मोतियों के मिलने, यानी मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से कोई चीज मिलके बन रही है, वो पॉलीमर है। पर यहां कोई मोनोमर यूनिट तो है नहीं, ग्लिसरॉल एक है, और ये क्या है? ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के एस्टरिफिकेशन से जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? OH आ गया। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। एस्टरिफिकेशन से बन रहा है भाई, क्लियर? बिल्कुल, हाँ, एस्टर बॉन्ड। ये क्या बन गया? एस्टर बॉन्ड बन गया, एस्टर। डाइजेशन में पहले हम पढ़ाते भी थे एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एस्टर बॉन्ड बन गया। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल के एस्टरिफिकेशन से जो बन रहा है वो लिपिड, एक्चुअल में इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अगर मैं लिपिड के मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 या 10,000 डाल्टन होता है, 1000 डाल्टन होता है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट बताऊं आपको, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका? आप बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन होगा। यानी क्या हुआ भाई? 800 डाल्टन से कम है तो माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, बट प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल। ये बस कंफ्यूजन है, बट प्रेजेंट इन
एसिड इंसॉल्युबल पूल। भाई एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिल रहा है, मतलब रिटेंटेट में मिल रहा है। सर रिटेंटेट में मिल रहा है तो माइक्रो आप बोल रहे हो, 800 से कम डाल्टन का है, तो रिटेंटेट में कर क्या रहा है, फिल्ट्रेट में क्यों नहीं आया? अब बताता हूं उसको, ठीक है। अब समझो भाई, अगर मैं मोनोमर यूनिट की बात करता हूं जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है भाई, 1000 लिख दो, 800 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी छाप दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर लिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें एक हेड होता है, दो इस तरीके से टेल होती हैं फैटी एसिड की, ठीक है, एक हेड होगा, दो टेल होंगी। हेड की बात करता हूं, हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, पानी से डर लगता है इसको, ये पानी के संपर्क में आएगी नहीं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो समझना मेरी बात। तो एक इसमें हेड होता है, दो टेल होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक है। जैसे पानी में डालोगे तो जितने भी अलग अलग घूम रहे होंगे ना, डर की वैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, भाई हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, ठीक है, सब हाथ पकड़ के घेरा बना लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो वही हुआ, जैसे ही पानी में डाला इनको, इन्होंने एक वेसाइकल्स बना लिया, सब ने मिलकर के एक वेसाइकल्स बना लिया। जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट था, हाइड्रोफोबिक, वो कहां चला गया? इनसाइड। अंदर क्या है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और बाहर क्या रह गया? हाइड्रोफिलिक। बाहर वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इन एक्वा सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन में बात चल रही है। इन जैसे एक्वा सॉल्यूशन की बात करूंगा तो ये बड़े बड़े साइज के वेसाइकल्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या हो गया? 1000 डाल्टन से भी बहुत ज्यादा, ठीक है। कहां मिल रहे हैं? रिटेंटेट। लिपिड कहां मिल रहा है? रिटेंटेट। तो या तो वेसाइकल्स की फॉर्म में मिलेगा, अगर तुम लिविंग सेल में देखोगे, इन लिविंग सेल्स, समझना, इन लिविंग सेल, लिविंग सेल्स, तो लिविंग सेल्स में देखना ये बाई लिपिड लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो लिविंग सेल्स जो मेम्ब्रेन होती है, लिविंग सेल्स मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देता हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोलॉजी में पढ़ा होगा ना, जितनी भी सेल्स होती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कहीं पर भी मेम्ब्रेन की बात आएगी, किसी भी चीज की मेम्ब्रेन होगी, बाइलिपिड लेयर होगी, ठीक है। लिपिड को पानी में डालोगे वो वेसाइकल्स बना लेंगे। अकेला लिपिड नहीं रहता, छोटा साइज है पर मिलके रहता है, छोटा साइज है, माइक्रो होना चाहिए था, फिल्ट्रेट में जाना चाहिए था, एसिड सोल्यूबल में दिखना चाहिए था, पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मिलके हाथ पकड़ के बड़े बड़े वेसाइकल्स बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट पूछा जाता है नीट में। तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में इसको मेंशन कर दिया है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में इसको मेंशन, देखो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट इतना ही है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या यूज करोगे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ऐसे में पूरी जूलॉजी में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट देने वाला हूं, पूरी जूलॉजी में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। लिपिड मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन बट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। किस फॉर्म में मिल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, वेसाइकल्स की फॉर्म में मिल रहा है। ये आपको याद रखना है, बस खत्म। जितना मैंने पढ़ाया है वो इतने में खत्म, ठीक है, समझे? हाँ, तो ऐसे यही ट्रिक आपको मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अपने में, मतलब एनसीईआरटी का बिल्कुल कंक्लूजन है जो तुम भूलते हो, ठीक है। तो यहां तक बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताए, एक मिनट। यहां तक कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ, यहां तक। नो सर, नो सर, नो सर, बीएमएस, बीएमएस, नो सर, नो सर। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी कहीं ऐसा तो नहीं मैंने चेंज कर दिया हो? न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है 9.5 हो। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा, एक मिनट चेक कर लूंगा एनसीईआरटी कहीं मोबाइल का है, एक मिनट मोबाइल में चेक कर, ठीक है। हो सकता है मैंने एनसीईआरटी स्नैप लगाया है उसमें। हाँ, उसको मैं चेक कर लूंगा बेटा, हो सकता है न्यू एनसीईआरटी में 9.5, हाँ 9.5 ही होना चाहिए, 0.5 मैंने कर तो दिया है यार, स्नैप मैंने पुरानी एनसीईआरटी का लगा दिया क्या?
न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है ये, थोड़ा सा चेक कर लेना, न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है ये। अच्छा 9.5 हो, बस यही चेंज हुआ है, इतना डेटा ही चेंज हुआ है, एक बार चेक कर लेना 0.5 और 9.5 का, कि पीपीटी मेरे पास तो 9.5 भी है नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है 9.5 हाइड्रोजन 9.5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये स्नैप थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी में भी चेंज किया होना चाहिए। अच्छा देखो हाँ एनसीईआरटी में, ओके ये चेक कर लेना 9.5 0.5, ठीक है हाँ न्यू एनसीईआरटी के अंदर। चलो ओके 9.5 है तो 9.5 ही कर दिया यहां पे मैंने, ठीक है ओके। चलो तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्लियर है आपको? एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब तुम्हें लास्ट टाइम पर बताओ ऐसे एक्सट्रैक्ट चाहिए तो मैं हर मतलब प्रॉपर रहेगा, मैं इसके ऊपर तो पूरा एक मतलब तुम्हें एग्जाम टाइम पर पूरे एनसीईआरटी का एक पीडीएफ ही दे दूंगा मैं। यस सारे बच्चों को एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की एक अलग से पीडीएफ में निकाल दूंगा एग्जाम टाइम पर, फटाफट फटाफट 2 घंटे में पूरी जूलॉजी खत्म। समझ रहे हो? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फॉर्म में एग्जाम से पहले चाहिए तो मैं आपको प्रॉपर जिस दिन ये चैप्टर लेक्चर खत्म होगा पूरा 3 दिन में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा। ओके ओपी चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में लिपिड होता क्या है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन मेथड समझ में आ गया। फ्रैक्शन मेथड से हमने रिटेंटेट और फिल्ट्रेट को अलग अलग कर लिया, मैक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल को समझ लिया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों बातें दे रखी हैं, एनसीईआरटी में दोनों बातें दे रखी हैं, 800 डाल्टन की भी बात कर रहा है और 10,000 डाल्टन की भी बात कर रहा है। कहां कर रहा है सर एनसीईआरटी में बात? ठीक है बच्चों को भाई नहीं, बच्चा कंफ्यूज होता है, बेचारे को नहीं पता। तो एनसीईआरटी जब खोलोगे, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ोगे तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में एनसीईआरटी क्या कह रही है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि रेंज, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ, रेंज क्या बोला उसने? 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन, ठीक है, एंड एबव, 10,000 डाल्टन एंड एबव। समझना, मैं एनसीईआरटी को पूरा डी कोड कर दूंगा, टेंशन मत करना। इतना या इससे ज्यादा, समझ में आया? इतना या इससे ज्यादा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? फॉर दिस वेरी रीजन, रीजन मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको, समझा चुका हूं, वैसे समझा ही रहा हूं। ये सारे के सारे क्या है बेटा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए एनसीईआरटी ने 10,000 डाल्टन, क्योंकि जब आप एक एक चीज का जब मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे ना, प्रोटीन का देखा मैंने, मतलब 10,000 छोड़ो, 65,000 डाल्टन, बहुत ऊपर, बहुत हायर है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तो बहुत होते ही हैं, कितने बड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हो आप, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीजें आप पढ़ते हो वो सब 10,000 डाल्टन से बहुत बड़ी हैं, ठीक है। बट माइक्रो मॉलिक्यूल काउंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 800 या 1000 के नीचे वाले जितने भी होंगे सब माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो माइक्रो उसे कहेंगे। तो सर बीच का क्या है? बीच का मैक्रो है, पर नेचर में रेयरली मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों बातें यूज की हैं। जो बच्चा कंफ्यूज होता है किसके अंदर? मैक्रो और माइक्रो, या 800 डाल्टन और, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी 800 की बात कर रही है। एनसीईआरटी का अगला पैरा देखोगे, ठीक है, व्हेन वी डू लिपिड, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, ठीक है। तो इसको कहां मिलेगा? एसिड इंसॉल्युबल पूल, कम अंडर द एसिड इंसॉल्युबल पूल, जो समझा दिया मैंने, ठीक है। 800 डाल्टन से कम वाले जितने भी होते हैं माइक्रो, और 10,000 से ज्यादा वाले मैक्रो, क्योंकि मैक्सिमम होते ही इसी में है। समझे? न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा, न्यू एनसीईआरटी से। देखो न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत छोटे छोटे चेंज हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंज है किसी किसी चैप्टर के अंदर, जो मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। हाँ मैं अपडेट कर दूंगा, उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात क्लियर हो गई आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको एक बात में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है भाई? ये तो समझ में आ गया कि मैंने फिल्ट्रेट रिटेंटेड एट सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन माइक्रो और मोर देन 10,000 डाल्टन मैक्रो, समझा दिया आपको। लिपिड एक्चुअल में लेस देन 900 या 800 डाल्टन है, बट
प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, रिटेंटेट यानी छलनी में रह गया, क्यों? क्योंकि अकेला नहीं होता, वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है, हाथ पकड़ के रहता है एक दूसरे का, समझ रहे हो? एकता में शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम छोटे नहीं हैं, छोटा मत समझ लेना, मिलके रहते हैं हम, ठीक है? और जब मिलके रहेंगे तो बहुत बड़े तरीके से आप उसमें रिटेंटेट में पाए जाओगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। समझ में आया नहीं आया? अब साउंड बताओ, अब साउंड ठीक है पहले से? एक मिनट, अब मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ, एक मिनट बेटा ना। अब बताओ, साउंड पहले से परफेक्ट है? बेटा लिपिड ऑलवेज माइक्रो, नो कंफ्यूजन, लिपिड ऑलवेज माइक्रो but present in acid insoluble pool due to lipid present in the form of vesicles. Clear है? Lipid present in the form of vesicles. Vesicles बड़े होते हैं, खाली लिपिड की बात करूंगा छोटे होते हैं, वेसाइकल्स बड़े होते हैं, कई लिपिड के मिलने से बनते हैं, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट रिटेंटेट में रह जाते हैं। तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है भाई? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूं, क्रिएट करने के लिए नहीं, समझे? ओके, समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। अब मैं डिस्ट्रक्शन मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इनऑर्गेनिक आइन, ठीक है भाई? एक अगर मैं लिविंग सेल्स के अंदर, ये तो मैंने अभी ऑर्गेनिक की बात की है, लिविंग सेल्स में अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? समझ रहे हो? हाँ, लिविंग सेल्स में अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो कैसे आपको समझाऊंगा इनऑर्गेनिक के बारे में, वही समझाना चाह रहा हूं। एक मिनट देखो, ठीक है? डिस्ट्रक्शन मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड इन लिविंग सेल्स बाय डिस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है? ये मैंने अपनी लैब में बहुत काम किया है फाइटोकेमिकल्स को निकालने के लिए, आप घर में कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके घर में ओवन है आप कर सकते हो। बाहर से पत्तियों को तोड़ के लाओ, फ्रेश लीव्स, ठीक है? बिल्कुल, मैं एक्सपेरिमेंट किया भी है, क्योंकि फादर के लिए मैं बेल पात्र का सेम यही मेथड यूज करता हूं, उनसे ऐश बना करके चीजें मतलब कुछ बनाता हूं उनके लिए, ठीक है? तो फ्रेश लीव्स लेकर के आओ, इसको वेट करो, एक वेइंग मशीन आती है, ठीक है? इसको वेट करो, इसका वेट कर लो, ठीक है? इसका वेट कर लो, कितना कितना है, कितने ग्राम है? 50 ग्राम ले लो मात्र, ठीक है? अब वेट करने के बाद मैं उसको ड्राई करूंगा, सुखाऊंगा, धूप में रख के सुखाऊंगा, ओवन में रख के सुखा लूंगा, मतलब इसमें से, मतलब मेरे पर्पस है इसमें से वाटर को इवेपोरेट कर दूंगा, मेरा पर्पस है वाटर को इवेपोरेट करना, ठीक है? तो मैंने क्या काम किया, इसको ड्राई किया, ड्राई किया। ड्राई करने पे क्या होगा? वाटर, ठीक है? वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बाहर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर बाहर निकल जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी धीरे धीरे, पानी धीरे धीरे, पानी धीरे धीरे, पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। जब पानी बाहर निकल जाएगा तो बेचारे सूख जाएंगे, समझना, ये पत्तियां एकदम सूख जाएंगी, ये सूख गई, एकदम सूख चुकी हैं बेटा, ड्राई हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, एकदम ड्राई हो चुकी हैं, एकदम ड्राई हो चुकी हैं, ड्राई लीव्स। वाटर निकल गया, वाटर हमने बाहर निकाल दिया, वाटर बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर ड्राई लीव्स में बचेगा क्या? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इसके अंदर बचेगा क्या? इन ड्राई लीव्स के अंदर ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स में क्या क्या होगा पूछेगा तो क्या बताओगे? इसमें होगा, वही वाटर निकल गया, वाटर आपने निकाल दिया, वाटर आपने निकाल दिया, तो बचा क्या? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रह गए। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, भाई ऑर्गेनिक तो आप निकाल चुके हो ना, अब ऑर्गेनिक भी निकालने हैं मुझे इसमें से। अब क्या कर दूं? जला दो उसको, जला दो इसको, कंबशन कर दो, CO2 की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकल जाएंगे, इसको बर्न कर दो। अब ड्राई नहीं करना है, अब इसको बर्न करना है,
बर्न कर दो, हीट दे करके इसको जला दो, बर्न कर दो, समझना। हाँ, कंबशन कर दो, एक ही बात है, कंबशन या बर्न एक ही बात है। मैं लिख देता हूं कंबशन कर दिया इसको, हीट बर्न कंबशन यही लिख देता हूं। कंबशन मेथड का रिस्ट्रिक्शन है कंबशन, ठीक, कंबशन कर दिया, ठीक है। अब क्या बचेगा, जब जला दोगे तो आपको ऐश मिलेगी, राख बेटा, राख, ऐश। ऐश मिलेगी, राख मिलेगी, जला दोगे तो राख। भाई क्या निकल गया, बर्न करने पे क्या निकल गया, CO2 निकल गई, CO2 निकल गई, ठीक है, CO2 निकल गई, यहां H2O निकल गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। भाई यहां पर आप इसको वेट कर लो, फिर से वेट करोगे इसको, एक बार वेट और कर लो, वेट करने से मालूम पड़ जाएगा कितना वाटर निकल गया, ठीक है। अब यहां पर इसको फिर वेट कर लो, वेट करने से मालूम पड़ गया कि अब कितना इसमें से ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकल गया। हर स्टेप पर हम इसको वेट करते हैं, मतलब तौलते हैं, ठीक है। ड्राई किया तब पहले वेट कर लो, फिर वेट कर लो, फिर वेट कर लो, ठीक है। तो आपको ऐश, राख मिलेगी, तो राख में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ये चीजें होती हैं। इसका वो नहीं याद रखना आपको कंपोजिशन क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं। वाटर, वाटर निकल गया, वाटर इवेपोरेट हो गया। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आ गया, ये सब इनऑर्गेनिक में आ गया, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये वाटर में आ गया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ गया। वाटर तो निकल इवेपोरेट हो गया, और कंपाउंड्स में ये हो गया NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, PiSO4, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये आपको यहां मिलने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन आता तो नहीं है, ये पता होता है, इसलिए कोई परसेंटेज है नहीं, ऑर्डर कोई है नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं देते हैं इस पर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे दिया उन्होंने, ये आपके सामने है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां क्वेश्चन बनता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सेल के अंदर एवरेज, तो मैंने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में इसको अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल क्या होती है। मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट पे जा रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट पे जा रहा हूं, एक्सट्रैक्ट ही मेन आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में कंपोजिशन ऑफ सेल में डिवाइड कर दिया है मैंने आपको, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट देखना है बच्चे को मेनली। वाटर सबसे ज्यादा होगा भाई, 70 से 90% वाटर होता है बॉडी का, भाई मैक्सिमम पार्ट वाटर। तभी तो कहते हैं आप कैसा पानी पीते हो, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी, आपकी एक्टिविटी, आपके अराउंड जो एनर्जी का लेवल है, ऑरा है, उन सब के अंदर। यस, कैसा पानी पीते हो, डैड वाटर पीते हो, लिविंग मतलब वाटर पीते हो, झरने का पानी पीते हो, कि प्लास्टिक में भरी हुई बोतल जो महीनों से धूप में पड़ी पड़ी उसमें पॉलीमर मिल रहे हैं, वो टॉक्सिक बोतल, उसका पानी पीते हो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, कि जो मतलब म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है वो पानी पी रहे हो, या हार्ड वाटर, ग्राउंड वाटर जो हार्ड वाटर है वो पी रहे हो, या एक ऐसा पानी जो ऐसी जगह है जहां काई कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है वो पानी पी रहे हो, या एक वो वाटर जो, समझ रहे हो, आपका जो धार्मिक स्थल है जहां पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, ठीक है, जहां मंत्र उच्चारण होते हैं, ठीक है, जहां आप प्रभु को अलग अलग नामों से जानते हो, ठीक है, उनसे अटैच करते हो, उस एटमॉस्फेयर में जो पानी रखा गया है उसका धारण करते हो आप। सोचो कितना पावरफुल वाटर होता है वो। उस पर तो एक्सपेरिमेंट हुए हैं भाई, माइक्रोस्कोप में लगा लगा के मतलब उनके स्ट्रक्चर देखे गए हैं। यस, जब ऐसा पानी पियोगे, या कल कल झरने से बहता हुआ पानी, ठीक है। हाँ हाँ, झरने वाले पानी के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है थोड़ा सा, तो उसको गर्म करके पीना चाहिए। अल्टीमेट मतलब कोई भी बीमारी हो भाई, अगर हवा और पानी सही मिल गया ना तो आधी बीमारियां यहीं सही हो जाती हैं। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने ऊपर करके देखा है, अपने ऊपर। यस, ठीक है, बहुत बुरी हालत थी, एंटीबायोटिक खा खा के परेशान था, बस मैंने यहां से प्लेस चेंज किया और वाटर चेंज किया। जब भी मैं ऐसी जगह पर जाता हूं, पानी कभी बिस्लरी का नहीं पीता मैं, बिल्कुल अवॉइड, ठीक है। झरने के पानी को गर्म करके, या झरने के पानी को आरओ के सिस्टम से, ठीक है, करके, जब नहीं है गर्म करने का मौका तो भी आरओ तो कहीं लगा होगा, पर झरने का पानी यूज करने हो, झरने का मतलब है नदी का, झरने का, गंगा जल, इसको जब फिल्टर मतलब वो पीते हो ना यार, तुरंत सही एकदम, सारी एंटीबायोटिक कचड़े में, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। तो बेटा इनको मैंने अरेंज किया हुआ है, वाटर सबसे ज्यादा होगा, फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मैं याद ही करा दूंगा,
बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, ये तो ज्यादा होगा ही। और फिर न्यूक्लिक एसिड, भाई बॉडी में हर सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए भरा पड़ा है, तो अगली बार में क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो ये यूटिलाइज नहीं होते, ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है तो यूज नहीं करती सेल। तो ये सीक्वेंस याद रहेगी, वाटर नंबर 1, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, और नंबर 3 पे क्या होगा आप समझ गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो बहुत हर सेल के अंदर है। अब क्या है, जो सेल जिनको यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करती है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है इतना, क्योंकि वो यूज करती रहती है सेल, तो फिर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 3% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होगा। लिपिड बहुत कम होता है, क्योंकि लिपिड सेल मेम्ब्रेन में ही तो होगा, मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो फिर नंबर क्या आएगा, लिपिड का, और आयन सबसे कम होते हैं, तो मैक्सिमम वाले मैंने अरेंज कर दिए, ये ऐसे अरेंज कर दिए। ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कभी नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है, कभी नहीं भूलूंगा मैं। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होता, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो नंबर 3 पर आएगा। नंबर 4 पे कार्बोहाइड्रेट आएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज होता है सेल के थ्रू, यूटिलाइज होता है सेल के थ्रू। लिपिड सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, नहीं मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, तो ये कम होगा, और आयंस तो सबसे कम होते ही हैं, समझे। 12 वाटर ट्यूबवेल वाटर हेल्दी है, बस पता होना चाहिए वो हार्ड है या नहीं है। मतलब ग्राउंड वाटर वैसे बहुत रेयर केस में अच्छे निकल रहे हैं, क्योंकि हम ही ने, मतलब इंसान ने ही ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ग्लेशियर का पानी डिसॉल्व होता है, वेपर से बनता है, डिसॉल्व होता है, फिर क्या आता है, वो झरनों में, नदियों में पहुंचता है, ठीक है, फिल्टर और बढ़िया हो कि उसमें मिनरल्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसको एक्चुअल में मिनरल वाटर बोलते हैं, जो झरने का पानी या नदियों का पानी होता है। नदियां भी कौन सी, जो हिमालय से एकदम आ रही हैं, जो आके नाले का पानी मिलता जा रहा है ना, तो वो इन्फेक्टिव हो गई, उसमें प्रोटोजुआ, इकोलाई, आपकी गट के इन्फेक्टिव एजेंट सारे नाले में डाल रहे हैं लोग, तो इन्होंने नदियों को ही अपवित्र कर दिया है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है, याद हो गया होगा मेरी समझ से। तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया साथ साथ, और एनसीईआरटी भी कंप्लीट होती जा रही है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यानी एनसीईआर डिस्ट्रक्शन मेथड समझ में आ गया, उसमें मैंने ये बता दिया, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने बात की है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब याद हो गया। नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 1 पर क्या आने वाला है, वाटर। नंबर 2 पर प्रोटीन। नंबर 3 पर न्यूक्लिक एसिड। नंबर 4 पर कार्बोहाइड्रेट। नंबर 5 पर लिपिड। तो नंबर 6 पर आयन। कभी भूलोगे नहीं जिंदगी के अंदर, अब ठीक है, क्लियर है, ये परसेंटेज के अंदर आ गया। आगे बढ़ रहा हूं, अब आ जाओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वेरी 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 इंपोर्टेंट, नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, पैट है, आना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे, तो पता तो होना चाहिए प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ठीक है। भाई किसको बोलते हो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, किसको बोलते हो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझना मेरी बात। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चक्र चल रहे हैं, साइकिल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज टूट रही है कैटाबॉलिज्म, कोई चीज बन रही है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जहां कैटा और एना दोनों हो रहे हैं, यानी कोई चीज बन रही है एना, कोई चीज टूट रही है कैटा, दोनों को मिला के बोलते हैं मेटा। आई बेटा समझना, फिर से बोल रहा हूं, हमारी बॉडी में कुछ चीज टूट रही है कैटा, कुछ चीज जुड़ रही है एना, और कैटा एना को मिलाकर के बोलते हैं मेटा। आई बेटा, ठीक है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है मेरी बॉडी के अंदर, टूट रहा है, एनर्जी बन रही है, जुड़ रहा है, प्रोटीन बन रही है, नहीं समझ में, चीजें बन रही है, हार्मोन बन रहे हैं, एनाबॉलिज्म चल रहा है, कैटा, बॉडी के अंदर यही चल रहा है, एना और कैटा, एना और कैटा, एना और कैटा। अब इन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ग्रोथ में, ठीक है, समझ रहे हो, जो साइकिल चल रही है, आपकी ग्रोथ कराने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए जो भी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, चीजों को चलाने के लिए, बनाने के लिए, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, समझना, सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, समझना मेरे, उसमें जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, आप जानते हो, विच continuously convert into another or the compound, इसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। भाई साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक उसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी उठा लो, ग्लाइकोलाइसिस उठा लो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नहीं समझ, कन्वर्जन जो चल रहा है, ऑल आर मेटाबोलाइट्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स,
जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। मेटाबोलाइट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यस, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जिस पर क्वेश्चन आता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझाता हूं, पूरा याद ही करा दूंगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब बताती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उसमें जो यूज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, साइकिल्स को चला रहे हैं, तो उसमें कन्वर्ट होकर के ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जब आप डिफरेंट स्ट्रेस से गुजरते हो, आपके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया, आपके ऊपर एल्गी ने अटैक किया, आपके ऊपर फंगस ने अटैक किया, आपके ऊपर एबायोटिक स्ट्रेस ने अटैक किया, गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस झेल रहे हो। जब स्ट्रेस झेल रहे होते हो आप, तब उन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कन्वर्जन के दौरान कुछ चीजें बनती हैं। समझ रहे हो? हाँ, जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस के दौरान आपको बचाने में, आपके सपोर्ट में, आपके प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो ग्रोथ का डायरेक्टली पार्ट नहीं है। समझना, तभी तो स्ट्रेस बहुत जरूरी है। समझ में आया? अनफेवरेबल कंडीशंस जरूरी हैं। समझ में आया? यस, ठीक है। मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एनिमल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, ध्यान रखना। हाँ, एनिमल्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते। प्लांट में बनते हैं, फंगस में बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। एनिमल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते। समझ में आया? मैं प्लांट की बात कर रहा हूं। जब प्लांट, ठीक है, माइक्रोब्स अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरते हैं, तब वो कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, इन प्राइमरी मेटाबोलाइट साइकिल के दौरान कन्वर्जन से वो बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वो एक्चुअल में एक तरीके से इकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बचाने का काम करते हैं इन प्लांट्स को, इन माइक्रोब्स को, लड़ने के लिए ताकत देते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं बेटा। हाँ, हम अपने यूज में ले लेते हैं, वाह प्लांट ने क्या बनाया, लाओ यूज कर लेते हैं रेजिन, लाओ यूज कर लेते हैं पिगमेंट्स, लाओ यूज कर लेते हैं कॉन्कनाविलिन, लाओ यूज कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सैपोनिन्स, लाओ यूज करते हैं एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये ग्रोथ नहीं कराते। ये ध्यान रखना, जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस, एबायोटिक स्ट्रेस या एटमॉस्फेरिक चीजें, हाई लाइट, इन सब से बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, डिफरेंट टाइप के इंफेक्शंस, यानी समझ रहे हो, उससे गुजरते हैं ना, तब ये बनते हैं। यानी ये उनके प्रोटेक्शन सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेस, ऐसे लिख देता हूं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस, ऐसे लिख देता हूं, बायोटिक एंड बायोटिक मतलब बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बायोटिक स्ट्रेस। समझ में आया? अब समझ में आया क्या है प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी? समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन बेटा मैंने प्राइवेट कर रखा है, जिसे तुम एकदम फोकस करो मेरी बातों पर, क्योंकि ये जो 1.5 घंटा है ना, ये 1.5 घंटा मुझे फोकस चाहिए तुम्हारा, एकदम फोकस। ना कुछ लिखना है, बिल्कुल याद कराना है मुझे। नोट्स एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है, पीवाईक्यू एनसीईआरटी में करा के दे रहा हूं, तो मुझे तुम्हारा इंटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। समझ में आया? पूरा का पूरा समझ रहे हो? मैंने प्राइवेट कर दिया चैट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो क्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूज्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई, ये बताओ। जो मैं बोलते जा रहा हूं ये बताते जाओ बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे चाहिए। बीएमएस,
वॉइस लो नहीं हो सकती बेटा, वॉइस तो मेरी कभी लो होती ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही होती है, स्पीकर भी झल्ला जाता है। BMS आई, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं क्या है प्राइमरी क्या है सेकेंडरी, आप जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब समझना मेरी बात, ये प्लांट है बेचारा, प्लांट है, ठीक है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू फल रहा है, फूल रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपना। अचानक से आपने इन प्लांटों के ऊपर कुछ स्प्रे किया, कुछ आपने एंटीबायोटिक डाली, कुछ आपने फंगीसाइड डाले, कुछ आपने यहां पर इंसेक्टिसाइड डाले, समझ रहे हो, आपने स्प्रे किए। अब उनसे समझ रहे हो बचने के लिए, ठीक है, ये कुछ बनाएगा, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट ने अटैक किया, कुछ बनाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कोई बर्ड्स अटैक कर रही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है, उनसे बचने के लिए कुछ बनाएगा, पिगमेंटेशन एटसेट्रा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फंगस का अटैक होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बैक्टीरिया का अटैक होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझ में आया? ये एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस, इसको प्रिपेयर करेंगे, इसको मजबूत करेंगे और इसके अंदर बनाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्ट ग्रोथ का पार्ट नहीं है, समझे? ये डायरेक्ट ग्रोथ का पार्ट नहीं है, बनते हैं ड्यूरिंग एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। सेल के अंदर बनते हैं, बनते कैसे? वही सिग्नलिंग होती है, सिग्नलिंग के बाद वही डीएनए उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन ठीक है सीधे धीरे बॉडी उसमें सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अपना अपना काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत तरीके के होते हैं भाई, टर्पेनॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, फिनोलिक कंपोनेंट होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बेसिक समझ में आ गया कि भाई क्या है प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी, क्योंकि सब थोड़ा कंफ्यूजन बच्चे के अंदर यही है, उसको यही नहीं पता सर प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है, ठीक है। प्राइमरी जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल आर प्राइमरी। जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसके प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको इकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, कब? जब उसको डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस मिलते हैं, तब जाकर के जो प्रोड्यूस करता है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अब इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया है। प्राइमरी कहां कहां होंगे भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स में बनते हैं, प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरिया में, सब में बनते हैं, क्योंकि सब में ग्रोथ होती है, तो सब में बनते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस ओनली प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया। एनिमल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, एनिमल्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, ये याद रखना है आपको। एनिमल्स में कभी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, ये आपको याद रखना है, एब्सेंट इन एनिमल, पहला। अब ये तुम्हें समझ में आ गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइडेंटिफिएबल रोल जो हम जानते हैं, हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब में, सब के अंदर होता है, सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉट आइडेंटिफिएबल रोल, क्योंकि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो हम जानते ही नहीं है। अचानक से प्लांट को एक नया तरीके का स्ट्रेस मिला, उसने अचानक से कोई नई चीज बना दी भाई, नया है क्या? हाँ, यस, ये तो हम नहीं जानते। नॉट आइडेंटिफाइबल रोल, बस इतना जानते हैं कि ये उनके सपोर्ट के लिए, उनको स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है, जरूरी होते, तभी बनते हैं, ठीक है। हमें एग्जैक्ट इनका रोल नहीं पता, बट उसको प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, भाई ये तो मेन पार्ट ही है, ग्रोथ फेज का लार्ज क्वांटिटी बनते ही है, ठीक है। जबकि इनकी बात करूं, प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज, कोई ग्रोथ का पार्ट नहीं है। स्टेशनरी फेज का मतलब है वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, अचानक से कोई स्ट्रेस आया तो उन्होंने कुछ बना दिया, नहीं आया क्या? लेस क्वांटिटी में जो उनको बचाने का काम करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसको हम अपने यूज में लेते हैं, दवाओं में, डिफरेंट टाइप की चीजों के अंदर, ठीक है, ड्रग्स के अंदर, पता नहीं कहां यूज करते हैं इनको, ठीक है। पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनकी ग्रोथ का डायरेक्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनसीईआरटी ने एक बात और कह दी है, मैं थोड़ा डाल दूं, इसी में डाल दूं जगह, हाँ है। अगर मैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की 2 बातें रेडी कर दूंगा, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाई प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कह सकते हो। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही बनते हैं। किससे बनेगा? हमारी बॉडी में क्या मिली तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो है, ठीक है। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वही कन्वर्ट होकर नए नए बाई प्रोडक्ट बना देते हैं,
उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी बाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे कह सकते हो, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे याद रखो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाई प्रोडक्ट है, ह्यूमन यूज के होते हैं और इकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन यूज में आते हैं। एग्जाम्पल मैं आगे बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो नीट में हर साल क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। ये तो सब आप जानते हो, ठीक है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये प्राइमरी की बात चल रही है, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा कर देता हूं भाई। सब प्राइमरी हैं, ऑल आर प्राइमरी, समझ रहे हो? हाँ, ऑल आर प्राइमरी। कोई भी प्रोटीन हो, कार्ब, लिपिड, न्यूक्लियस, ऑल आर प्राइमरी, ऑल आर प्राइमरी, ठीक है। ये सब बनते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें मुझे कोई वो नहीं चाहिए, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, समझे? ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आई या नहीं आई? हाँ, आई या नहीं आई? अब प्राइमरी याद मैं करा दूंगा, टेंशन मत करो, मैं याद करा दूंगा। आज कल मैं पूरा रिवाइज करा के याद करा दूंगा, आज मैं कोशिश कर रहा हूं याद कराने की। अभी मैंने बताया प्लांट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। जब प्लांट के ऊपर डिफरेंट टाइप के रेस पड़ते हैं तो प्लांट अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? पिगमेंट्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स। तो पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं, नो डाउट। अब जैसे मैंने बताया कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, देखिए ना प्लांट के अंदर एंथोसाइनिन होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं। सर क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो सर ये क्यों बनते हैं? बेटा इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे, समझे? यस, समझो? हाँ, वी हैव, बिल्कुल बेटा, ठीक है। हम इसको हम अपने हमने रिसर्च की, हम कहाँ यूज कर सकते हैं इनको? प्लांट अपने प्रोटेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो प्लांट जिसको अपने प्रोटेक्शन में यूज करना है, तो हमने क्या किया? प्लांट से छीने, भाई हम भी अपने प्रोटेक्शन में यूज करेंगे। जब तुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तू अपने प्रोटेक्शन में यूज करता है, तो शायद हम भी बच सकते हैं। तो हमने उससे एंटीबायोटिक निकाल लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है, कहां से आइसोलेट हुई थी जरा बताओ? पेनिसिलियम नोटेटम, यस, समझ में आ गई होगी। एल्केलॉइड्स, मैं ड्रग्स में पूरा पढ़ा के चुका हूं, अभी आपको 12th वाला चल रहा था हमारा लाइव उसमें यूट्यूब पर, तो मैंने मॉर्फिन, कोडीन, ऑल आर एल्केलॉइड्स। पर एग्जांपल इतने याद कर लो, ठीक है। कैरोटीन याद रखना है आपको, कैरोटीन पे क्वेश्चन आएगा, और एंथोसाइनिन पर आएगा। कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन ड्रग्स हैं। पापाइवर सोमनिफरम, ओपियम, पोपी, याद आया? अफीम से निकलती है भाई मॉर्फिन, और मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है कोडीन। कफ सिरप में यूज करते हैं कोडीन को, याद हो? दिस आर ड्रग्स। पूरा ड्रग वाला चैप्टर ही पढ़ा चुका हूं उसका, तो मैं पूरा ड्रग्स का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऑल आर ड्रग्स, ठीक है। अब आ जाओ टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ठीक है, ठीक है। मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, समझ में आया? याद कर लेना उसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा याद कर लेना। अरे भाई क्यों तू कर रहा है मुझे? अभी काट दो उसको, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एल्कलॉइड समझ में आ गया, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड समझ में आ गया, ठीक है।
इट इज अ फाइटोकेमिकल्स, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मोनोटर्पिन डाइटर्पिन्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल तुम जानते हो, घरों में आज की डेट में खुशबू करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्मेल करने के लिए एक वो आता है ना, ठीक है, लाइट जलती है नीचे, दीपक लगा देते हैं नीचे, फिर ऊपर एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। और आप जानते हो एसेंशियल ऑयल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एरोमा में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एरोमा में यूज होते हैं एसेंशियल ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल तो बहुत कॉमन है, लोगों का फेवरेट है, ठीक है, सुगंध में यूज करते हैं, एरोमा के लिए होते हैं। अब कई प्लांट क्या करते हैं, समझना, तुम्हारे लिए सुगंध है पर प्लांट का प्रोटेक्शन है, वो ऑयल्स निकालता है, ऑयल्स निकालेगा बचने के लिए, मक्खियां आ रही हैं, भिन बना रही हैं, ठीक है, उसको परेशान कर रही हैं कि ले मैं ऑयल निकालता हूं, ले ऑयल निकालता हूं, ठीक है। तो उस ऑयल से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परेशान थे इसलिए उन्होंने रिलीज किए, पर आपको लगा वाह क्या यार रिलीज कर रहे हैं, लाओ उसको निकाल करके अपने यूज में लेते हैं, तो आपने एसेंशियल ऑयल यूज कर लिए, मतलब कहीं ना कहीं एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान बन रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स, प्लांट टॉक्सिन्स बनाते हैं, जैसे एब्रिन, रिसिन, ये टॉक्सिन्स हैं, आप समझ रहे हो, हाँ ये टॉक्सिन्स हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, समझ में आया। ये तो नीट में भी कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है, नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया इसके ऊपर। आगे आ जाओ, कैस्टर ऑयल में मिलता भी है ये। लैक्टिन्स, लैक्टिन्स की बात कर रहे हैं, कॉन्कनाविलिन ए, लैक्टिन्स कॉन्कनाविलिन ए होता है, ठीक है। ड्रग्स में बात करता हूं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये आपने पढ़ा था कैंसर के केस में, कैंसर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंटी कैंसरस ड्रग है। सदाबहार का प्लांट होता है, सदाबहार प्लांट होता है ना, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, सदाबहार, ठीक है, हाँ कुछ बॉटनिकल नेम है इसका, बॉटनिकल नेम बताओ सदाबहार का क्या है, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम बताओ सदाबहार का, बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम, नहीं बता दो मैं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। समझना, कॉन्क्लाविन, ये तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन मैंने कैंसर में पढ़ाया है, एंटी कैंसरस ड्रग है। कुरकुमिन, ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये भी एंटी कैंसरस है, कुरकुमिन, ये हल्दी में मिलता है और मेन फाइटोकेमिकल्स है, ठीक है। और कुरकुमिन, कुरकुमिन अगर मैं बात करूं ना, आज की डेट में बड़े बड़े फिल्म स्टार इसको यूज करते हैं सुंदरता के लिए, कितनी चीजों में यूज होता है ये, ठीक है, ये सुपर, मतलब कह सकते हो कुरकुमिन हल्दी में मिलता है, ठीक है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस तो आप जानते ही हो, रबर, गम, सेल्यूलोज, ये सब क्या है, प्लांट की सुरक्षा प्रदान करते हैं, इकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हाँ बेटा इकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ये सब एंटी कैंसर में यूज करते हो भाई, एंटी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं सारी की सारी, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, चाहो लिख सकते हो, इनमें क्वेश्चन आता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, ये तो मैं तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा क्या है, ठीक है। ये सपोर्ट में यूज होते हैं सारे के सारे, सपोर्ट, तो ये समझ में आ गया कि जितने भी मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बता रहा हूं बेटा, ये ड्यूरिंग बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स मैंने बता दिए, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडिन आप जानते ही हो, टर्पिनॉइड्स मोनो और डाइटर्पिन्स होते हैं, मोनो डाइटर्पिन्स प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। एसेंशियल ऑयल आप जानते हो, ठीक है, एरोमा के थ्रू ये भगाते हैं चीजों को, ठीक है। लेमन ग्रास ऑयल बड़ा फेमस है, ठीक है। टॉक्सिन्स आप जानते हो, ठीक है, ये एक तरीके से मतलब समझो पॉइजन है, ठीक है, प्लांट अपने प्रोटेक्शन में यूज करता है, प्रेजेंट इन कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल के अंदर होते हैं, ठीक है। लैक्टिन्स की बात करता हूं तो कॉन्क्लाविन ए, ठीक है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंटी कैंसरस ड्रग है, कुरकुमिन भी एंटी कैंसरस है, कैंसर के पेशेंट को कुरकुमिन दी जाती है, पर कुरकुमिन के मतलब बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करता हूं, रबर, गम, सेल्यूलोज, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, समझ में आ गया, तो याद हो गया होगा। पिगमेंट लाइट से बचा रहे हैं, एल्कलॉइड्स ड्रग्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, टर्पिन एसेंशियल ऑयल, ठीक है, एसेंशियल ऑयल एरोमा का काम करते हैं, टॉक्सिन्स पॉइजन है, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, ड्रग्स विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है, सदाबहार प्लांट के अंदर मिलते हैं, कुरकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो याद हुआ है नहीं हुआ ये बताओ,
याद हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैथरेंथस रोजस, रोजा, बिल्कुल सही, बहुत सही, याद आ गया, सही सही बोल रहे हो, बिल्कुल डन। तो यहां तक बेटा याद हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। आज का मेरा टारगेट पूरा होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराता हूं। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्लास में पुरानी क्लास का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का भी रिवीजन कराऊंगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तब मैं अगला टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। रिवीजन मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैं दूंगा, कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, क्लास के दौरान मल्टीपल रिवीजन मैं कराऊंगा, ठीक है। अल्टीमेट नोट्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। बस एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट इतना ही है। हाँ, ये अलग से आपको मैंने अलग से बनाया नहीं, उसी में ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई सोचना ही नहीं है। पिगमेंट्स, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडिन, ठीक है, टर्पिन्स, डाई और मोनोटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिसिन, ठीक है, कैस्टर ऑयल के अंदर मिलता है। लैक्टिन्स, कॉन्किनाविलिन ए, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ड्रग्स, बिनब्लास्टिन, बिनक्रिस्टिन, कुर्कुमिन, कुर्कुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, आप जानते ही हो। तो याद हो गया होगा, फिर भी अगली क्लास के अंदर मैं याद कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। अगली बार मैं एनसीईआरटी की लाइंस को भी अंडरलाइन करके लेकर के आऊंगा, और अलग वे में, हर बार कुछ नया चेंज करके और बेटर तरीके की तरफ जाऊंगा। 2-3 क्लासों के अंदर स्टैंडर्ड कर दूंगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट वाला, ठीक है। तो ये मैंने एनसीईआरटी पूरी करा दी है। मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले यही बात की उन्होंने, देयर इज वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब ये बात आती है कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स या एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। ये ना पूछा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उनमें एक ही चीज की टाइप की चीजें होती हैं? अब हमने क्या किया, यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री, ठीक है, हाउ एलिमेंट्स एनालिसिस मैंने बता दिया, ठीक है, इज परफॉर्म इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, या माइक्रोब्स पे परफॉर्म करते हैं हम लोग, या माइक्रोब्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन, हमने देखा कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट, कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिली हमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास हमें मिल गया, ठीक है, लिविंग टिश्यू के अंदर। इफ द सेम एनालिसिस, सेम जो हमने यहां मिला उसकी एनालिसिस की हमने, अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, हमें एग्जांपल क्या मिला, हमें एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। हमने देखा कि वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, यानी जो चीज हमें प्लांट, बैक्टीरिया, समझ रहे हो, एनिमल सेल के अंदर मिल रही थी, वही चीज हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रही है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन टू लिस्ट, भाई डिफरेंस क्या देखने को मिला, कुछ चीजें वहां ज्यादा हैं तो कुछ चीजें यहां ज्यादा हैं, ठीक है। वी दैट आर डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म, नो सच डिफरेंट कुड बी मेड आउट, ठीक है, कोई डिफरेंस है, नो सच डिफरेंस, ठीक है। All the element present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue. However, the closer examination, जब बहुत close examination किया, जहां क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, हमने देखा relatively abundancy ने बहुत ज्यादा abundancy of carbon हाइड्रोजन with respect to other element higher थी living organism के अंदर comparative earth crust। ये कंक्लूजन था, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे की, हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये पूरी एनालिसिस मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है। एसिड सॉल्युबल पूल में कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा, पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू, तो पूरा मैंने एनालिसिस करके बता दिया दोनों मेथड्स के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन 9.5 नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो देख लेना, ठीक है, मैं 0.5 कर दिया था, ठीक है। ये पूरी मैंने एनालिसिस करके बता दी है, ठीक है। फिर हमने दूसरा मेथड कौन सा यूज किया, ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड इन देम, हाउ डू वी, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस अबाउट द डिस्ट्रिक्टिव मेथड। अब मैं बात कर रहा हूं किसका, डिस्ट्रिक्टिव मेथड, वो थोड़ा अलग टाइप का था। डिस्ट्रिक्टिव मेथड की बात करता हूं तो हमने क्या किया, एक वेट किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लीव भी हो सकते हैं, लिवर सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको वेट कर लिया एंड ड्राई किया, ड्राई इट, ऑल द वाटर
जितना भी पानी था इससे क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, सारा पानी इवेपोरेट हो गया। द रिमेनिंग मटेरियल गिविंग ड्राई वेट नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न। अब टिश्यू को आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बर्न कर दिया, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, कार्बन कंपाउंड भी ऑक्सीडाइज हो गए CO2 की फॉर्म में एंड वाटर वेपर्स की फॉर्म में, समझ गए होगे, ठीक है। एंड रिमूव व्हाट द रिमेनिंग, रिमेनिंग जो मिला में क्या मिला, ऐश, राख मिली। ऐश कंटेन, इसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इन्होंने कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा, ठीक है, आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये मैंने बता दिया कि ये कंपाउंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिल रहे थे, मैंने वही एक्सपेरिमेंट में ऐड कर दिया इसको। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, कार्बन एटसेट्रा, व्हाइल द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिविंग एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, जो टेबल हमने 9.2 में दे रखा है, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ठीक है। फ्रॉम, मैंने इस पूरी एनसीईआरटी को बहुत प्यारे पैटर्न में फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि लिखी हुई चीजें याद नहीं रहती बेटा। डायग्राम, फ्लो डायग्राम आपके दिमाग में परमानेंट छपते हैं, तो मैं पूरी बायो को डायग्राम, फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन में छापना चाह रहा हूं। बात आती है क्वेश्चंस की, ये तो मैं कल कराऊंगा, प्राइमरी सेकेंडरी करा दिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल कल कराने वाला हूं, वैसे बता दिया मैंने आपको बेसिक तो आज, ठीक है। हर क्लास में क्वेश्चंस होंगे PYQ के, ठीक है, PYQ में साथ कराऊंगा। जैसे अब बताओ कॉन्केनाविलिन ए क्या है, जब देखो किसको पता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना, असाइनमेंट मिलेगा, सबको करना असाइनमेंट, अल्टीमेट लेवल का है, मजा आएगा तुम्हें करने में। कॉन्केनाविलिन ए बताओ क्या है, क्या है कॉन्केनाविलिन ए? एल्कलॉइड है, एसेंशियल ऑयल है, लैक्टिन्स हैं या पिगमेंट्स हैं? लैक्टिन्स हैं, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21 में आया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताओ, इनकरेक्ट क्या होगा, इनकरेक्ट क्या होगा? ए, बहुत बढ़िया। ड्रग्स में रिसिन, इट इज अ टॉक्सिन, रिसिन क्या है, ये टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया यहां पर, ए हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगेन 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट? आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में नहीं है भाई। ये है, मॉर्फिन है, रबर है, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं, इट इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट, ठीक है। टर्पेनॉइड्स, लैक्टिन्स, एल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स आपके सामने है, जरा बताओ, मैच करो। इसमें कोडीन क्या है, कोडीन क्या है, डाइटर्पिन्स, ये तो समझ में आ गया होगा। रिसिन क्या है, समझ में आ गया होगा आपको, एब्रिसिन टॉक्सिन्स होते हैं। कॉन्केनाविलिन ए क्या है, लैक्टिन्स है, तो लैक्टिन्स आपको मिल गए, ठीक है। टर्पेनॉइड, डाइटर्पिन्स आपको मिल गए, एल्कलॉइड्स में आपको कोडीन मिल गई, टॉक्सिन्स में आपको रिसिन मिल गया। मैच कर लो, कौन सा मैच हो रहा है, दूसरा, चौथा, तो दोनों में दूसरा चौथा है, दूसरा चौथा इसमें भी है। तीसरे का फर्स्ट देखो, फर्स्ट किसी का, सी का फर्स्ट, ये मिल गया, डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 2007 में वो क्वेश्चन है, जो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हटाते हैं, तब तो एनसीईआरटी चेंज होगी। द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल्स इन सेल इज, मोस्ट अबेंडेंट क्या हुआ है, वाटर होता है। द 4 एलिमेंट दैट मेक 96%, ये तो मैंने बताई दिया आपको, ऑफ एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम आर 96%, यानी सिमिलर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, थर्ड, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस तो कम होगा, थर्ड होगा। ओके, तो बताओ, ये पैटर्न में लेके चल रहा हूं, ठीक है, और इस पैटर्न से पूरा बायोमोलिक्यूल ब्रेन में सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। बस तुम्हारा मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। एक तो तुम ये बताओ कि एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैं कंटिन्यू करूं, और एग्जाम से पहले मैं इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी दे दूंगा आपको, इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करके और बढ़िया, मतलब गजब तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें ये भी दे दूंगा मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, और पूरा प्रॉपर मैं लेके चलूंगा आपके लिए, ठीक है ना। पीवाईक्यू जितने भी अब तक आए हैं सारे लेके चल रहा हूं, जितने ही आए हैं पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू लेके चलूंगा सारे में। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन लेके चलूंगा मैं, ठीक है। पहला दिन है, थोड़ा समझाने में लग गया। अब क्लास मेरी मैक्सिमम 1.5 घंटा 1 घंटा 35 मिनट की रहेगी, जिसके अंदर पूरा मैं परफेक्ट लेके चलूंगा, ठीक है। रिवीजन मेरा इंक्लूड कर दूंगा, मतलब मैं सब कुछ मैं करूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है, अपनी एनर्जी को एक जगह लगाना है, बस
कि इस 1.5 घंटे के अंदर मैं सिर्फ फोकस करूंगा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बिलीव करना पड़ेगा बेटा, बिना बिलीव के नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप बिलीव करोगे तो मुझे पता है, अगर बच्चा फोकस कर रहा है पूरा पूरा से छोड़ दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है उसको अल्टीमेट लेवल पर पहुंचाने की। ये मेरा कमिटमेंट है, बस मैं इतना बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल का लेक्चर फाड़ू होने वाला है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कराने वाला हूं जबरदस्त लेवल की, पूरी केमिस्ट्री नजर आएगी आपको। यस, एपीमर, एनोमर, समझ रहे ना मेरी बात, गजब लेवल के स्ट्रक्चर तक याद करा दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं जबरदस्त एनर्जी के साथ। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी लास्ट तक मेंटेन होनी चाहिए, मेरी भी मेंटेन रहेगी। मेरी तो भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे कह रहा हूं कि मेंटेन रहेगी। और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है हर चीजों के अंदर, ध्यान रखना। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, मेरे मामा है, ठीक है, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ काम नहीं किया, मतलब कोई डिग्री नहीं ली उन्होंने, ठीक है, पर एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके पास, जबरदस्त वाला। तो आज वो इंडिया तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, इंटरनेशनल कंपनी में बाहर जाकर के वो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर का मतलब बहुत कोई डिप्लोमा किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, आज के डेट में आईटीएंस को वो ट्रेंड करते हैं, सोचो इस लेवल की उनकी मतलब परफेक्शन है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आई। ठीक है, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस जुटाया, इतना टाइम दिया है चीजों को, तो वो देख के ही बता देते हैं ये चीजें, तो समझ रहे हो ना? अरे भाई, तो एक्सपीरियंस अपने अंदर बहुत मायने रखता है। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं, और इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना बस। बाय बेटा, बाय। एनर्जी मेंटेन रखना लगातार अपनी, जैसी है वैसी ही।